कि अगर आज वर्तमान में अगर सीए एनआरसी एनपीआर अगर फिर से चर्चा होगी और लागू होगी तो उसका एक ही व्यक्ति ही कारणीभूत रहेगा, जिसका नाम मेश्राम साहब सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन लीडरशिप को अवसर दे रहे हैं ताकि वो 10 साल मेहनत करेंगे तो देश का नेतृत्व कर पाए। ये एक कारण है। जैसे थर्ड लाइन लीडरशिप उभर कर आई, मातन साहब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी में समाविष्ट हो गए तो ईगो इंसान को हाँ थर्ड भी कब आई, जब वो घर में बैठ गए तब। मिर्ची कैसी पसंद है? महालया जो फुल टाइमर है ना, उनको पूछ लेना, मैं कहानी नहीं बताऊंगा। महालया बताएगा मिर्ची कैसी पसंद है। तो उनको मिर्ची लग गई। अरे हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और अभी के बच्चों को समझ में आ रहा है खेल। ये रेखवाल साहब हमारे बुजुर्ग मेरे पहले संगठन में आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक उदाहरण इनका मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर ये निर्धारित ही नहीं करेंगे कि सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप निर्माण होनी चाहिए तो ये संगठन, ये आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट कैसे होगा? मेश्राम साहब सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन लीडरशिप को अवसर दे रहे हैं ताकि वो 10 साल मेहनत करेंगे तो देश का नेतृत्व कर पाए। ये एक कारण है। जैसे थर्ड लाइन लीडरशिप उभर कर आई, मातन साहब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी में समाविष्ट हो गए तो ईगो इंसान को थर्ड भी कब आई, जब वो हाँ थर्ड भी कब आई, जब वो घर में बैठ गए तब। वो आ रहा है, चैप्टर ही आ रहा है। ठीक है, ये हो गए 2 कारण। तीसरा, फिर तीसरी क्या वजह थी और बड़ी वजह। ये 2 चीजें जो बताई ये बड़ी वजह नहीं है, बहुत खास बात बता रहा। अब जो बता रहा हूं ये बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश में 2017 में उन्नाव जिला है, लखनऊ से लगा हुआ, उसमें कार्यक्रम में मातंग भाई ने राष्ट्रपति को हिजड़ा कहा, प्रधानमंत्री को नपुंसक कहा। कितने लोगों को मालूम है ये बात? उन्नाव केस कभी आपने सुना होगा? सुना, लेकिन ये उन्नाव केस क्या है ये मालूम नहीं था। उन्नाव केस किस हुआ? उन्नाव में केस मातन भाई के ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि मातन भाई ने राष्ट्रपति को हिजड़ा कहा और प्रधानमंत्री को नपुंसक कहा। इसीलिए उन्नाव में प्रशासन ने उनके ऊपर केस किया। वो नॉन अवेलेबल केस है। 2017 से अभी तक मातन भाई उत्तर प्रदेश में घूम नहीं रहे थे। ये कारण था। वो नॉन अवेलेबल केस था। अरेस्ट वारंट निकला। जब अरेस्ट वारंट निकाला, पहले अरेस्ट वारंट में तो भाग गए गुजरात। अभी बिहार का चुनाव हुआ। बिहार का चुनाव के बाद में दिसंबर 2021 में मातंग भाई पूना गए। वर्चुअल अधिवेशन था, पामसेप का वर्चुअल अधिवेशन। वो अधिवेशन खत्म हुआ। खत्म होने के बाद मेश्राम साहब ने उनकी जिम्मेदारी यूपी में लगाई। 2022 में चुनाव की तैयारी आपको करनी है। गए, जैसे यूपी गए तो उन्नाव पुलिस वालों ने नोटिस जारी की। जैसे ही नोटिस जारी की तो भवन के फुल टाइमरों ने बताया मातंग भाई ने जो बैग फास्ट पैक की, बोले आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसे निकल गए, बगैर छुट्टी लेकर निकल गए। बगैर छुट्टी लेकर, हर बार छुट्टी लेकर जाते। मेश्राम साहब ने बताया हर बार छुट्टी लेकर जाते, इस बार बगैर छुट्टी लेकर गए और घर पहुंचने के बाद में छुट्टी की एप्लीकेशन भेजी। क्या डर था कि उन्नाव की पुलिस भवन पर आएगी और मुझे उठाकर लेकर जाएगी। गिर वकील ने एंटी सेफ्टी बेल के लिए एप्लीकेशन की तो जज ने सवाल पूछा कि ये क्यों नहीं आ रहे क्लाइंट?
जज ने सवाल पूछा कि ये क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे, तो वकील ने कहा कि वो बेड से उठ नहीं सकते, हिल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तो बोले मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ जज। तो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया। ये मेडिकल सर्टिफिकेट मातंग भाई ने गुजरात से भेजा, झूठा बनाकर भेजा। जो हमको झूठा बनाकर सर्टिफिकेट भेजा वो अभी हाईकोर्ट में देने वाले हैं। ये झूठा सर्टिफिकेट भेजा। तो जज जो है वो सर्टिफिकेट पढ़ा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट। जज ने कहा इससे कईयों गुना ज्यादा परसेंट मेरा है, तो घर से कोर्ट में कैसे आ रहा हूं? घर से कोर्ट में कैसे आ रहा हूं? इससे ज्यादा तो मेरा है, ये व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है? जज ने एंटी सेफ्टी बिल रिजेक्ट कर दिया। उन्नाव केस को लूज करने के लिए महत्वाकांक्षा मेश्राम साहब में निर्माण नहीं हुई है। मेश्राम साहब किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, ना रहने वाले हैं, ना होने वाले हैं, और ना प्रधानमंत्री बनने में इंटरेस्टेड है। ये लिख लो, आज की डेट में ये लिख लो। महत्वाकांक्षा मेश्राम साहब की नहीं बढ़ी है। महत्वाकांक्षा कुछ सेकंड लाइन लीडरशिप के लोगों की बढ़ी हुई है कि हमने इतनी मेहनत की, हमको तवज्जो नहीं दिया जाए। ये तवज्जो देने का मामला है या सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन? ये लीडरशिप हम लोगों को डेवलप करनी होगी। ये उन्नाव केस को लूज करने के लिए फिर मातंग भाई को जो मानधन मिलता था, मातंग भाई वो मानधन लेना बंद किए, एप्लीकेशन भेजी। देखिए ईमानदार व्यक्ति, इस बारे में ईमानदार माने। ईमानदार क्या? मैं घर में हूँ, जब मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं मानधन किसके लिए लूँ? इसीलिए मेरा मानधन है, तो मानधन लेना बंद किया। ठीक है, अब मानधन लेना बंद किया, लेकिन इलाज इधर मानधन बंद किया और उधर इलाज कहाँ चल रहा है? अदानी हॉस्पिटल। गांधीधाम का अदानी हॉस्पिटल कोई साधारण हॉस्पिटल है? साथियों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, जैसे बीडी बोरकर का एग्रीमेंट था कांग्रेस के साथ में, क्योंकि बीडी बोरकर असिस्टेंट कमिश्नर था कस्टम विभाग में, और बारूद जब पकड़ा गया तो आरडीएक्स जब पकड़ा गया तो उसका जो सीनियर कमिश्नर जो था थापा, वो सुसाइड कर लिया, क्योंकि थापा का हाथ था। अब कमिश्नर का हाथ था तो असिस्टेंट का तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, तो कमिश्नर ने सुसाइड कर लिया। तो फिर सीबीआई वालों ने इसको पकड़ा, यह असिस्टेंट था, और इसने एक एग्रीमेंट किया कि ठीक है आप लोग मुझे बचाओ, मैं आपका काम कर देता हूँ। तो सारे डिपार्टमेंट को मालूम था ये काशीराम साहब का जो वामसेफ का मामला है ये लोग चला रहे हैं, अगर वामसेफ को इनके माध्यम से तोड़फोड़ कर देते हैं तो बीडी बोरकर को काम पर लगाए। उसी प्रकार से साथियों, ये उन्नाव का केस लूज करने के लिए मातंग भाई अपने खुद के बचाव के लिए संगठन को दांव पर लगा दिया है। और वो क्या बोल रहे हैं कि मेश्राम साहब ने अपने बीवी के लिए संगठन को, मेश्राम साहब मालूम है सुनते सबके, करते अपने मन की। आप लोगों को लगता है कि वो बीवी का सुनते होंगे, बीवी का ये करते होंगे, समय ही नहीं है उनके पास। आप लोगों का सुनने के लिए कभी कभी समय कम पड़ता है, बीवी का सुनने के लिए समय रहेगा? किसी का सुनने के लिए समय नहीं है। और जब समय मिलता है सुनते हैं, लेकिन करते अपने मन की है, जो उनके पास अनुभव है। ये सारा मामला उन्नाव केस को लूज करने के लिए बहुत सारी बातें
बाहर आने वाली है। हमारी टीम जो है पूरी छानबीन में लगी हुई है। वो लोग जो आपके दिमाग में ब्रेन में डालते हैं ना कि ये संगठन के सारे भवन, ये सारी गाड़ियाँ, ये सब कुछ हमारा होने वाला है, ऐसा जो भ्रम आपके लोगों के दिमाग में डालते हैं ना, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, मातंग भाई जेल के जाने की तैयारी में वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आप टेंशन मत लो। ये एक है, और इसीलिए वो उनके प्रभाव में जो जो लोग हैं, आज उनके साथ कौन कौन लोग हैं? जो घर में बैठे हुए थे लोग, जो पहले से ही बैठे हुए थे, वो जो लोग काम नहीं कर रहे थे, ऐसे लोग उनके साथ में। हाँ, हाँ। दूसरा कुछ निकाले हुए लोग उनके साथ में। हाँ, एक्सपायरी दवा, ऐसे लोग उनके साथ में हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बेसिक संगठन जो है वो आज भी मेश्राम साहब के साथ में है और कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के सिर्फ 4-5 जिले, पूरे नहीं। किसी राज्य में जो बैठा हुआ घर में निराश, जो किसी व्यक्ति से नाराज होगा, अगर वो व्यक्ति हमारे साथ है तो वो उनके साथ, ऐसे भी लोग चले जाते हैं ना। जैसे कलकत्ता के लोगों का किसी से नहीं पटेगा, हाँ, तो अवसर मिल गया। समझ में आ रहा है? ऐसा भी खेल चलता है। ये सारा हथकंडा हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी समस्याएं होती है, पर्याय बहुत सारी चीजें होती है। दूसरा कहते हैं नोमानी साहब को लेकर, तो दुख सिर्फ इस बात का है कि बामसेब को तोड़ने का प्रयास बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन पहली बार किसी मुस्लिम व्यक्ति ने बामसेब को तोड़ने का प्रयास किया। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, और इसलिए मेश्राम साहब ने कहा था कि समाजवादी मुसलमानों ने मुझे धोखा दिया। तो वो समाजवादी मुसलमान दूसरा तीसरा कोई नहीं थे, सज्जाद नोमानी साहब थे। अगर 60-40 के फार्मूले पर गठबंधन होता तो नोमानी साहब का ना नुकसान होता, ना उनके परिवार का नुकसान होता, ना उनके कौम का नुकसान होता। अगर होता तो नोमानी साहब काम करे या ना करे, उनकी पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियाँ बैठकर खाए, उनका उतना पैसा उनके पास में है नोमानी साहब के पास। नोमानी साहब प्रॉपर यूपी के है, प्रॉपर। तो उनके कौम का नुकसान होने वाला नहीं था। अब सबसे बड़ा दुख इस बात से हम लोगों को लग रहा है कि सीएए का आंदोलन, एनआरसी का आंदोलन वामन मेश्राम साहब ने चलाया, उसके लिए भारत बंद किया, हमारे लोगों के ऊपर केसेस भी हुए, और चुनाव के वक्त मुस्लिम भाइयों ने समाजवादी को साथ दिया। इस वजह से ये बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ा। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि अगर आज वर्तमान में अगर सीएए, एनआरसी, एनपीआर अगर फिर से चर्चा होगी और लागू होगी, तो उसका एक ही व्यक्ति जी कारणीभूत रहेगा, जिसका नाम है सज्जाद नोमानी साहब। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। दूसरा मातंग भाई का आपको बता दिया है। लास्ट में ये लोग क्रेडिबिलिटी को डिस्क्रेडिट कैसे कर रहे हैं? क्रेडिबिलिटी को डिस्क्रेडिट, आपकी क्रेडिबिलिटी है, जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे होंगे वो आपको टेलीफोन करते हैं, आप बात करते हो, वो रिकॉर्डिंग करते हैं, अपने पास रखते हैं।
आप संगठन को बताते नहीं हो, डर के मारे, रिस्पेक्ट के मारे आप बताते नहीं हो, क्योंकि हमारे में से कुछ लोग जो है ना चमड़ी बचाओ आंदोलन चलाते हैं, चमड़ी बचाओ आंदोलन बताते ही नहीं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, आपकी बोली को रिकॉर्ड करते, फिर वो दूसरों को मिलते, वो वायरल नहीं करते, ध्यान रखो। वो क्रेडिबिलिटी को डिस्क्रेडिट कैसे करते, वो आपको टेलीफोन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आप हाँ में हाँ मिलाते हो, ना में ना मिलाते हो, आप बोलते हो ना, फिर वो रिकॉर्डिंग दूसरे जिला में जाते हो, देखो वो भी हमारे साथ है, 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 उसको जोड़ने के लिए आपका रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। फिर ऐसे घूमते घूमते बात संगठन के पास आती है और फिर संगठन आपको पूछता है, फला फला व्यक्ति का फोन आया था आपको, तो आप बोलते हाँ आया था। अरे आपने बताया नहीं, तो आप बोलते कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया था, हेलो आए बाय, उसने कहा हेलो आए बाय कहा, लेकिन आपने बताया क्यों नहीं, ये सवाल है। अगर उनके माध्यम से हम तक जानकारी आ रही है, ये जानकारी तो आपने बतानी चाहिए थी कि फला फला व्यक्ति का फोन आया। जब कोरोना आया था तो 2 गज दूरी, मास्क जरूरी आपने किया था या नहीं किया था, या नहीं किया था? क्यों किया था? आपको कोरोना ना हो जाए। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? आपकी क्रेडिबिलिटी है, किसी बेवकूफ गधे की वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, ये हमें अच्छा लगेगा नहीं ना। तो क्रेडिबिलिटी कब खत्म होते? जब आप टेलीफोन पर बातचीत करते हो, अपने संबंध रखते हो, बताते हो। फिर क्या करते हैं वो, कभी कभार आपको मिल लेते हैं, आपका फोटो खींचते, वायरल कर देते। जनार्दन अनुरागी अलीगढ़ मंडल का प्रभारी है, बहन की शादी थी, जेवरात लेने के लिए सोनार की दुकान में गया, वहां पे संगठन से भागे हुए 2-3 लोग बैठे हुए थे। शायद उनको मालूम मिले, जानकारी मिली होगी जनार्दन सोनार की दुकान में आ रहा है, ये उधर बैठे हुए थे। फिर जनार्दन पहुंचा तो ये खड़े हो गए, हेलो आए बाय हुआ, उन्होंने फोटो खींचा, फेसबुक पर डाला। उत्तर प्रदेश के लोगों का फोन, बोले जनार्दन भी गया क्या उनके साथ? मैं बोला पूछ लेता, पूछा, बोले नहीं सर मैं उनके साथ में नहीं गया, वो सोनार के दुकान में मिले तो उन्होंने मेरे साथ फोटो खींचा और वायरल कर दिया। तो मैंने कहा ये संतुष्ट तुमने मुझे किया, फोटो आपका हजारों लोगों ने देखा सोशल मीडिया में, अब हजारों लोगों को संतुष्ट कौन करेगा? संतुष्ट कौन करेगा? तो बोले क्या करना होगा? तो बोला उस फोटो पे नीचे पोस्ट लिखो और वायरल करो कि इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो वो कभी कभार ऐसा करते, मिलते फोटो खींच कर रख देते, फिर लोगों को फोटो दिखाते, देखो वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ। साथियों, आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, उस क्रेडिबिलिटी को डिसक्रेडिट में कन्वर्ट ना कीजिए। जो लोग हमसे छोड़कर चले गए उनका रास्ता निर्धारित है, वो उस पर चलने वाले हैं, उस पर काम करने वाले हैं। बस हम कार्यकर्ताओं ने, हम जिस मकसद के लिए संगठन बनाया है, जिस उद्देश्य के लिए 45 साल से यह आंदोलन चल रहा है, 2022 में ये तोड़फोड़ हुई, इसलिए आप थोड़े से हड़बड़ा गए होंगे। तोड़फोड़ का अनुभव मेश्राम साहब के पास में 45 साल का है, बंदोबस्त भी करने का है, काफी अच्छा बंदोबस्त करने का है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग संवारने में लगे हुए हैं, फिर उनको ज्यादा खुजली लगी हुई है फिजिकली, तो फिजिकली चाहते हैं तो फिजिकली बंदोबस्त करेंगे, और कानूनन चाहते हैं तो कानूनन बंदोबस्त करेंगे, लेकिन 3 महीने के बाद। अभी संवारने में थोड़ा हम लोग लगे हुए हैं। ये तोड़फोड़ नहीं है, ये थोड़ा सा स्क्रैच पड़ा हुआ है, ये तोड़फोड़ नहीं है, थोड़ा सा स्क्रैच है, डेंटिंग पेंटिंग 3 महीने 6 महीने में हो जाए, कम से कम 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। साधारण व्यक्ति को संगठन असाधारण बनाता है। मातंग भाई टेलर थे, कभी सोचा नहीं था, वो भी पुराने कपड़ों के टेलर, कभी सोचा नहीं था साधारण व्यक्ति को संगठन असाधारण बनाया, बीएमपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। कुमार काले नाई जाति के बाल काटना काम होता है, कभी सोचा नहीं था। बहुजन क्रांति मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया था, एवं टीवी का संपादक बनाया था।
बहुत सारे लोग बोलते हैं सब लोग गद्दार है क्या? तो मैं उसका जवाब देता हूं, सब लोग गद्दार नहीं है। गद्दारी तो कुछ चंद ही लोग करते हैं, लेकिन गद्दारों का साथ देना भी एक गद्दारी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत गद्दारी नहीं की है, व्यक्तिगत गद्दारी नहीं की है, लेकिन गद्दारों का साथ देना भी एक गद्दारी है। और ये साधारण मामला नहीं है। ये सर्टिफिकेट जो है ना, लोग ऐसे हवा में इसको ले रहे हैं। 50 साल बाद, 100 साल बाद जब वामन मेश्राम साहब के आंदोलन का जब इतिहास लिखा जाएगा, पामसेब का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो जैसे मेश्राम साहब के राइटिंग एंड्स, बाबा साहब के राइटिंग एंड्स पीछे आए, उसी प्रकार से मेश्राम साहब के आंदोलन के भी राइटिंग एंड्स पीछे आएंगे। तो ये दस्तावेज 50 साल बाद, 100 साल बाद मिलने वाले, तो लोग पढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे ही बाबू जगजीवन राम को आप गद्दार कहते हो क्या? ऐसे ही भोला पासवान शास्त्री को गद्दार कहते हो क्या? ऐसे ही काजोड़कर को गद्दार कहते हैं क्या? ऐसे ही भावराव बोरकर को गद्दार कहते हैं क्या? गद्दार हम उसी को कहते हैं जिन्होंने गद्दारी की। तो इसलिए साथियों, इन बातों को ध्यान में रखना।